मैंने हैरानी से नंबर देखा और कॉल रिसीव कर लिया, मगर कुछ बोले बिना वेट करने लगी कि सामने वाला कुछ बोले। लेकिन कुछ सेकंड्स तक सिर्फ पन्ने पलटने और सामान इधर उधर करने की आवाज फोन पर आती रही। एंड फाइनली साइलेंस खत्म करते हुए एक आवाज उभरी, अनाया। अमर सर, आप इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हैं? सब ठीक तो है? अनाया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। परेशानी उनकी आवाज में झलक रही थी। क्या बात है सर? तुमने हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? मुझे अब तक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें अपने पापा से मांग कर एक बार इसे पढ़ लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये कुछ खास पसंद आएगा। मुझे अब चिंता होने लगी थी, ऐसा भी क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट में? उस पर सर को भी जैसे सस्पेंस क्रिएट करने में मजा आ रहा था। मैंने खींचते हुए कहा, मैं क्यों मांगने जाऊं उनसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? उनको लगेगा मैं शादी के लिए उतावली हुई जा रही हूं, और फिर वो तो कल ही मुझे पकड़कर मेरी शादी करवा देंगे। अगर उनको मुझे देना होगा तो खुद ही दे देंगे, और अगर नहीं भी देंगे तो इट्स ओके विद मी। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सजा है ये अनाया। ऐसा भी क्या लिखा है इसमें? और फिर एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में हो भी क्या सकता है? ज्यादा से ज्यादा यही ना कि हमें मिनिमम या मैक्सिमम कितने दिन तक इस शादी को बनाए रखना है। मैं तुम्हें पॉइंट्स बता रहा हूं, फिर तुम खुद डिसाइड करना। ओके। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों कभी भी एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दे सकते। अगर हम दोनों में से किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो हमें अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, और हमें सिर्फ उतने पैसे दिए जाएंगे जो हमारे रहने और खाने के लिए जरूरी होंगे। इतना सुनना था कि मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। ये क्या जबरदस्ती है? मैंने किसी तरह खुद को संभाला। एक फोन ऑलरेडी इस जल्लाद की मेहरबानी से टूट चुका था। अब इस भयानक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सुनकर कहीं ये दूसरा फोन भी ना टूट जाए। यही तो मैं भी कह रहा हूं, क्या जबरदस्ती है ये। दूसरी शर्त यह है कि हमारे बच्चे तब तक नहीं होने चाहिए जब तक तुम कम से कम 25 साल की नहीं हो जाती। लेकिन जब तक तुम 25 साल की होगी, मैं 32 साल का हो जाऊंगा, और मुझे बच्चे 30 की एज में ही चाहिए। तो मुझे ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। इस बार सर की बात सुनते ही वाकई मेरा फोन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अच्छी बात यह रही कि फोन बेड पर ही गिरा था। मैं फोन से दूर बैठकर उसे ऐसे घूरने लगी जैसे उसमें कीड़े पड़ गए हों। फोन हाथ में उठाने की बजाय मैंने स्पीकर ऑन कर दिया और ऐसे ही बात करने लगी। आपका दिमाग खराब हो गया है। यहाँ हमारी जिंदगी दांव पर लगी है और आपको बच्चों की पड़ी है। मैं बस प्रैक्टिकल होकर बात कर रहा हूँ। हम दोनों कुछ भी कर लें, ये शादी तो रुकने वाली है नहीं। और कुछ नहीं तो वो कम से कम तुम्हारे माँ बनने की एज घटाकर 25 से 23 तो कर ही सकते हैं। मेरा अब खून खौल रहा था। कुछ देर तो मैं फोन को घूरती रही। इस वक्त अगर वो जल्लाद मेरे सामने होता तो शायद मैं उसका सर फोड़ चुकी होती। वेट अ सेकंड, पहले तो आप इस बात के खिलाफ थे कि इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं दे सकते। यानी अगर ये शर्त नहीं होती तो मुझसे शादी करने के बाद जब भी आपका मन भर जाता आप मुझे छोड़ देते। ऊपर से अब आपको 3 साल के अंदर बच्चे भी चाहिए। तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मुझे प्रेग्नेंट करके मुझे कभी भी डाइवोर्स देकर अकेला छोड़ देंगे? हाँ, मैं गुस्से में चिल्लाई। आप बकवास कर रही हो। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा? लेकिन ये भी तो देखो कि हम दोनों ही एक दूसरे की उम्मीदों पर कहीं से भी खरे नहीं उतरते हैं। आगे चलकर अगर ये रिश्ता हमारे लिए बोझ बन जाए तो? मैंने झल्लाते हुए कहा। साफ साफ क्यों नहीं कहते आप? मुझे मेरे बच्चों के साथ अकेला छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं? तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। मैं बस उन पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे हिसाब से नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, और आप जरूरत से ज्यादा समझदार हैं, तभी शादी से पहले ही बच्चों से लेकर डाइवोर्स तक सब कुछ सोच रहे हैं। दिस इज टू मच नाउ। तुम अभी इतनी छोटी बच्ची हो कि तुमसे इस बारे में बात करना ही बेकार है। मैंने भी गुस्से में बेड पर मुक्का मारते हुए कहा, और आप इतने बड़े कद्दू हैं
कि आपको ये भी नहीं पता आपको किससे क्या बात करनी चाहिए। कद्दू? मुझे भी एहसास हुआ ये क्या निकला गुस्से में मेरे मुंह से। बस मुझे लगा कि कद्दू कहकर भी किसी की इंसल्ट की जा सकती है, सो मैंने बोल दिया, आखिर टीचर ही हैं वो मेरे, तो रिस्पेक्टफुल इंसल्ट ही कर सकती हूँ मैं। और क्या मतलब है इस बात से तुम्हारा कि मुझे आइडिया नहीं है कहाँ किससे क्या बात करनी है? ये बातें मैं अपनी होने वाली बीवी से डिस्कस नहीं करूं तो और किससे करूं? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने चुपचाप कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं इस खड़ूस आदमी से बहुत जल्द शादी करने जा रही थी, वो भी ऐसे वाहियात मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के साथ। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तूने मुझे उसकी ऐसी सजा दी? मैं तो एकदम सिंपल लाइफ जी रही थी और उसी में खुश भी थी। न मैंने कभी किसी को चोट पहुंचाई, कभी दारू सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, हमेशा पापा की अच्छी बेटी बनकर रही, कभी किसी को शिकायत का मौका तक नहीं दिया। फिर क्यों 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 तूने मेरे साथ ऐसा किया? कोई बात नहीं, कम से कम मुझसे पहले बुढ़ा तो हो जाएगा वो जल्लाद। उसके बाद मैं उसको डाइवोर्स देकर दूसरी शादी कर लूंगी। कुछ दिन की बात है, झेल लूंगी ये दिन भी। सुबह सुबह जगने के बाद जब मैंने आदतन मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली तो वहां उस जल्लाद का मैसेज पहले से पड़ा हुआ था। साक्षी अब से आपको मैथ्स की क्लास देगी, अपनी क्लास मिस मत करना। मैं अपना फोन उठाकर फेंक देती, मगर लकीली मुझे याद आ गया फिलहाल यही इकलौता फोन मेरे पास है, सो मैंने गुस्से को पीते हुए अपने हाथ रोक लिए। कल रात को इतनी बकवास करके भी इस जल्लाद का मन नहीं भरा था, जो सुबह सुबह मुझे मैसेज करके मेरा मूड खराब कर दिया इसने। अब मैं साक्षी से ट्यूशन लूं, उस चुड़ैल से जिसके साथ वो जल्लाद न जाने न जाने क्या क्या कर चुका है। तभी मैं सोचूं उसने मुझे ट्यूशन देने के लिए उस चुड़ैल को ही क्यों चुना? मैं तैयार होकर कॉलेज की तरफ निकल ही रही थी कि सामने से मैंने हैरी को आते देखा। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मुझे लेने आया था। हे अनाया, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वो मैंने और साक्षी ने अलग होने का फैसला कर लिया है, मगर अभी हमने अपने पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, क्या तुम जूली और मेरे लिए उसे प्रपोज करने में मेरी मदद करोगी? उसने हिचकते हुए मगर बड़ी उम्मीद से मुझसे ये बात कही। मेरे अंदर जैसे फिर कुछ टूटा, मगर मैंने फौरन खुद को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी हैरी, मैं ज़रूर हेल्प करती, मगर अमर सर ने मुझे साक्षी से ट्यूशन लेने को कहा है और आज लंच ब्रेक में मैं उसके साथ ही बिजी रहूंगी। ये सुनते ही हैरी का चेहरा उतर गया। ये देख, मैंने तुरंत फिर कहा, पर डोंट वरी, मैं जूली को तुम्हारे साथ ज़रूर भेज दूंगी। तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करोगे तो आई एम श्योर कोई सोल्यूशन ज़रूर निकल आएगा। मैं कोशिश करके मुस्कुराई। थैंक्स अनाया, चले? हम दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। लंच ब्रेक में मैंने ज़बरदस्ती जूली को हैरी के साथ भेज दिया। हालांकि वो जाना नहीं चाहती थी, मगर मेरे जोर देने पर वो उसके साथ टेरेस पर चली गई। अब कायनात ने मुझे हम दिल दे चुके सनम वाले अजय देवगन का रोल दिया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सो मैंने सोचा इस कैरेक्टर को शिद्दत से निभा ही लूं। क्या पता मेरी भी ऐश्वर्या हैरी का दिल पिघल जाए और वो मेरे पास आकर कह दे, अनाया मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मगर एक्चुअली में ये सब वाहियात कहानी ना फिल्म के राइटर लिखते हैं। मेरी जिंदगी की कहानी लिखने वाले राइटर को मुझ पर रत्ती भर भी तरस नहीं आता, सो उसने मेरे नसीब में उस जल्लाद को लिख रखा है। तो बेसिकली अब मैं कैंटीन में बैठी थी, अकेली नहीं, मेरा सैंडविच और ऑरेंज जूस भी थे मेरे साथ। फ्रेंड्स की बात ना ही करें तो बेहतर है। मेरी बेस्ट फ्रेंड इस वक्त मेरे फर्स्ट लव के साथ थी और मेरे
न्यूली बेस्ट फ्रेंड्स जो कि इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े सेलिब्रिटी थे, वो भी अनजान लड़कियों के साथ बिजी थे। समर पर जब कल लंच ब्रेक के दौरान लड़कियों ने पप्पियों झप्पियों की बरसात कर दी थी, तब उसने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए आज उनके साथ डेट पर जाने का वादा किया था और फिलहाल वो अपने उस वादे को निभा रहा था। मैंने आसपास नजर दौड़ाई। मेरे बाकी के 2 बेस्ट फ्रेंड भी इधर उधर कैंटीन की टेबल पर ही किसी न किसी से आंखें और चोंच दोनों लड़ा रहे थे। बस करण का कोई पता नहीं था। वो अब तक किसी से इतना घुला मिला नहीं था। कुल मिलाकर 5 बेस्ट फ्रेंड्स थे अब मेरे। फिर भी मैं अकेली बैठी सैंडविच चबा रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कोई आकर मेरे सामने वाली चेयर पर बैठ गया। फाइनली मेरी ट्यूशन टीचर मेरे सामने बैठी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और मैंने उसे घूर कर देखा। आज उसने एक ढीली ढाली वाइट शर्ट और डेनिम जीन्स पहन रखी थी और अपने स्ट्रेट बालों का एक मेसी सा बन बना रखा था। फिर भी कह ढा रही थी, हे भगवान, मैं इसके जितनी खूबसूरत क्यों नहीं हूँ। मेरी अंतरात्मा फिर से चिल्लाई। ऐसी हेयर स्टाइल मैंने भी एक बार घर पर ट्राई करने की कोशिश की थी। कसम से उस दिन आईने में जो लड़की मुझे नजर आई थी, वो बिल्कुल रेलवे पटरी पर बैठकर आने जाने वालों को अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाने वाली भिखारन जैसी लग रही थी, जो शायद महीनों तक नहाती भी नहीं है। तो तुम फिर से मैथ्स में फेल हो गई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसे घूरते हुए बड़ा सा मुंह फाड़कर सैंडविच की एक बड़ी सी बाइट ऐसे नोची जैसे मैं सैंडविच नहीं, इस विच साक्षी की गर्दन चबा रही हूँ। अमर सर ने कल शाम मुझे मेल कर तुम्हें ट्यूशन देने को बोला था। मैंने अब भी कोई जवाब नहीं दिया तो वो झुककर मेरे करीब आती हुई बोली, डोंट बी शाय स्वीट हार्ट। शायद तुम्हें ये जानकर ठीक से पढ़ने की मोटिवेशन मिले कि मैथ्स में फेल होने वाली तुम अकेली स्टूडेंट हो। मैंने हैरानी से उसे घूरा और उसने अफसोस वाली शक्ल बनाते हुए फिर से मेरा मजाक बनाया। तुम्हारे अलावा सब पास हो गए हैं। आज लड़कों की कमी हो गई है क्या जो अपना टाइम मेरे साथ वेस्ट कर रही हो? पर मुझे तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम चाहो तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। उसने मुझे ऑफर दिया। मैं तुम्हारे जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियों से दोस्ती नहीं करती। ओह कम ऑन बेबी, अपने मैथ टीचर को डेट करने के बाद तुम्हें लगता है तुम्हारा कैरेक्टर अभी तक बेदाग है? मैं चिल्लाकर कहना चाहती थी कि मैं किसी को डेट नहीं कर रही, मगर उस चुड़ैल के सामने अपनी सफाई पेश करना मुझे गवारा नहीं था। गेट लॉस्ट। सी यू सून स्वीट हार्ट। मैं भी देखने के लिए तड़प रही हूँ कितनी स्टूपिड स्टूडेंट हो तुम। वो उठकर हंसती हुई वहां से चली गई। इस वक्त मुझे उससे ज्यादा गुस्सा उस जल्लाद पर आ रहा था जिसने मुझे इस चुड़ैल से ट्यूशन लेने को मजबूर किया था। इसके अलावा भी मुझे बहुत से सवालों के जवाब चाहिए थे उससे। लंच ब्रेक खत्म होने में अभी 15 मिनट बचे थे। इसके तुरंत बाद केमिस्ट्री की क्लास थी। हालांकि मैं उस साइको टीचर को बिल्कुल भी झेलने के मूड में नहीं थी, फिर भी मजबूरी थी क्लास करने की। मैं उठी और सीधे अमर सर के ऑफिस की तरफ चल दी। अब तो उनका ऑफिस मुझे इतना अपना सा लगने लगा था कि नॉक करने जैसी ज़रूरत मुझे महसूस ही नहीं होती थी। मैंने दरवाज़ा खोला और सीधे अंदर जा घुसी। अंदर अमर सर लंच कर रहे थे। मुझे ऐसे केबिन में घुसता देख चम्मच उनके मुंह तक आते आते रुक गया। बदतमीज ही रहोगी हमेशा। उनके धीरे से बोलने के बावजूद मुझे क्लियरली सब सुनाई दे गया था। मैंने भी भरपूर बदतमीजी दिखाते हुए उनके सामने पड़ी चेयर खींची और हाथ बांधे उनके सामने बैठकर उन्हें घूरने लगी। एक क्या तरीका है मेरे ऑफिस में आने का? मैं खाना खा रहा था। क्या चाहिए आपको? मुझे उस चुड़ैल से ट्यूशन नहीं लेना। मिस साक्षी की बात कर रही हैं आप? सुनकर अच्छा लगा कि आपको भी मालूम है यहाँ एक ही चुड़ैल है। तो क्या चाहती हैं आप? मुझे बस किसी अच्छे और शरीफ टीचर की जरूरत है जो प्यार से मुझे मैथ पढ़ाए और प्यार से मेरा टेस्ट ले। किसी कैरेक्टरलेस चुड़ैल की नहीं जो रोज पता नहीं आपको कहां कहां से टेस्ट करती है। मैंने गुर्राते हुए कहा।
इतना सुनना था कि अमर सर को पानी पीते हुए जोर से खांसी आई और सारा पानी डेस्क पर और साथ साथ मुझ पर भी जा गिरा। मेरे मुंह से जाहिर है कुछ बड़े बड़े सम्मानजनक शब्द निकल आए जिन्हें मैं यहाँ डेफिनेटली मेंशन नहीं करना चाहूंगी। अब आई एम सॉरी, मगर वो मुझे टेस्ट करती है। अब ये अफवाह कहाँ से सुन ली आपने? साक्षी मलिक पूरी यूनिवर्सिटी में इसी एक चीज के लिए जानी जाती है, तो अगर आप उसे मेरे लिए चुनते हैं तो इसका और क्या मतलब निकलता है? मैं चिल्लाई और उन्होंने मुझे ऐसे घूर कर देखा जैसे मैं पागल हो गई हूँ। वेल, इसलिए मैंने कभी उसे खुद को टेस्ट नहीं करने दिया। आई कांट जस्ट टेक अ रिस्क विद माई हेल्थ। इनफैक्ट ना तो मैंने कभी किसी को टेस्ट किया है और ना ही किसी और ने मुझे, बल्कि मैं किसी को अपने पास भी फटकने नहीं देता। तो आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है ना? आई डोंट केयर आप किसी के साथ। वेट अ सेकेंड, क्या कहा आपने? आपने कभी किसी लड़की को अपने पास भी नहीं आने दिया? मेरे चेहरे पर अब एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई।